एक ऐसा नाम, एक ऐसा चेहरा जिसे दुनिया सालों तक पहचान नहीं पाई, एल मेंचो। आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे और देखेंगे कि कैसे अपराध, ताकत और एक कभी ना खत्म होने वाली जंग ने मेक्सिको को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। चलिए एक कहानी के अंत से शुरू करते हैं। तारीख है 22 फरवरी 2026, रविवार की सुबह, और दुनिया का सबसे खूंखार, सबसे ज्यादा वांटेड ड्रग लॉर्ड एक ऐसी जगह पर छिपा बैठा है जहां कोई सोच भी नहीं सकता। तो जरा सोचिए, दुनिया का सबसे खूंखार अपराधी जिसके सिर पर लाखों करोड़ों का इनाम हो, वो कहां छिप सकता है? किसी किले में या किसी अंडरग्राउंड बंकर में? नहीं। जवाब आपको हैरान कर देगा। वो छिपा था मेक्सिको के एक छोटे से खूबसूरत टूरिस्ट टाउन टपल्पा में। जी हाँ, वही जगह जहाँ पत्थर की सड़कें हैं, टूरिस्ट दुकानें हैं और चारों तरफ हरे भरे पहाड़ हैं। इसी जन्नत के बीचों बीच वो बैठा था। यही है एल मेंचो, एक ऐसा नाम जिसके सिर पर अमेरिका ने $5 मिलियन यानी करीब 40 करोड़ रुपए का इनाम रखा था। लेकिन फिर भी ये आदमी किसी भूत की तरह था। दुनिया के पास उसकी सिर्फ गिनी चुनी पुरानी तस्वीरें ही थीं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक आम किसान का बेटा इतना बेरहम और इतना ताकतवर किंगपिन बना कैसे? इसकी कहानी गरीबी और हताशा से शुरू होती है। देखिए, एल मेंचो की कहानी 1966 में एक गरीब एवोकाडो फार्म से शुरू होती है। एक बेहतर जिंदगी की तलाश में वो अवैध तरीके से अमेरिका पहुंच तो गया, लेकिन किस्मत ने उसे सीधे अपराध की दुनिया में धकेल दिया। 1992 में हेरोइन बेचने के जुर्म में उसे जेल हो गई और ठीक 5 साल बाद उसे वापस मेक्सिको डिपोर्ट कर दिया गया। अब वो क्या था? एक नाकामयाब प्रवासी और एक सजायाफ्ता अपराधी। और यहीं कहानी में आता है सबसे बड़ा, सबसे हैरान करने वाला मोड़। मेक्सिको वापस आकर एल मेंचो क्या बनता है? एक पुलिस ऑफिसर। सोचिए जरा, एक सजायाफ्ता ड्रग डीलर अब कानून की वर्दी पहने हुए था। उसने सिस्टम को अंदर से देखा, उसकी हर एक कमजोरी को समझा कि किसे खरीदा जा सकता है और कानून को अपनी मर्जी से कैसे मोड़ा जा सकता है। और इसी जानकारी का इस्तेमाल करके उसने अपना खुद का कार्टेल खड़ा किया। कार्टेल जालिस्को नुएवा जेनरेशन, जिसे दुनिया जानती है CNG के नाम से। और ये कोई छोटा मोटा गैंग नहीं था, नहीं, ये थी अपराध की एक पूरी की पूरी सेना। ये लोग एक प्राइवेट आर्मी की तरह काम करते थे और 2015 में CNG ने कुछ ऐसा किया जिसने पूरे मेक्सिको को हिला कर रख दिया। उन्होंने एक रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया और मेक्सिकन मिलिट्री के एक हेलीकॉप्टर को आसमान से नीचे गिरा दिया। एक फेडरल इन्वेस्टिगेटर ने उस वक्त कहा था कि पाब्लो एस्कोबार के बाद किसी भी ड्रग माफिया ने सरकार को इस तरह सीधे सीधे चैलेंज नहीं किया था। मतलब ये एक खुली जंग थी, सीधे सीधे सरकार के खिलाफ। लेकिन CNG इतना ताकतवर बना कैसे? इतना पैसा आया कहां से? जवाब एक शब्द में है, फेंटानिल। एक ऐसा सिंथेटिक ड्रग जो हेरोइन से 50 गुना ज्यादा पावरफुल है। इतना खतरनाक कि इसकी सिर्फ 2 मिलीग्राम की डोज भी किसी की जान ले सकती है। लेकिन इसकी असली ताकत इसके प्रॉफिट मार्जिन में छिपी है। देखिए, फेंटानिल की एक गोली बनाने में लगते हैं सिर्फ 10 सेंट, मतलब करीब 8 रुपए, और यही गोली सड़क पर 10 से $30 में बिकती है। आप मुनाफे का अंदाजा लगा सकते हैं। इसी अकल्पनीय मुनाफे ने CNG को एक ऐसी आर्थिक और आपराधिक ताकत बना दिया जिसे रोकना नामुमकिन लग रहा था। एक अंदाजे के मुताबिक CNG के पास $20 बिलियन से ज्यादा की संपत्ति थी। ये रकम इतनी ज्यादा है कि ये दुनिया के कई छोटे छोटे देशों की पूरी इकोनॉमी से भी ज्यादा है। लेकिन एक मिनट, CNG जैसी ताकतवर सेना ऐसे ही नहीं बन जाती। ये हमेशा एक नाकाम होते सिस्टम की दरारों में पनपती है, और इसके पीछे मेक्सिको के सिस्टम की बहुत बड़ी नाकामियां थीं, जिसने ऐसे गिरोहों को इतना फलने फूलने का मौका दिया। कार्टेल का काम करने का तरीका बहुत ही क्रूर लेकिन असरदार था। प्लाटा ओ प्लोमो, इसका सीधा सा मतलब था या तो चांदी लो यानी रिश्वत, या फिर सीसा लो मतलब गोली खाओ। इसी एक लाइन से उन्होंने पूरे सिस्टम को अंदर से खोखला कर दिया था। और सरकार की अपनी रणनीतियां भी पूरी तरह फेल रहीं। एक सरकार आई जिसने वॉर ऑन ड्रग्स छेड़ा, मतलब किंगपिन को खत्म करो। नतीजा, एक बड़ा राक्षस मरा तो उसकी जगह कई छोटे छोटे और ज्यादा हिंसक राक्षस पैदा हो गए। फिर अगली सरकार आई हग्स नॉट बुलेट्स की पॉलिसी के साथ, लेकिन इस नरमी का जवाब और ज्यादा हिंसा से मिला। मतलब कोई भी तरीका इस आग को बुझा नहीं सका।
पर इस पूरी कहानी का सबसे चौंकाने वाला पहलू शायद ये है कि इस पूरे संकट को बनाने में अमेरिका का भी एक बहुत बड़ा और शायद अनजाने में हाथ था। अमेरिका की भूमिका ना विरोधाभासों से भरी हुई है। देखिए 1980 के दशक में CIA ने अपने राजनीतिक दुश्मनों से लड़ने के लिए कार्टेल को ही सपोर्ट किया। फिर 1994 में नाफ्टा ट्रेड डील हुई, जिसने अनजाने में ड्रग्स की तस्करी के लिए एक सुपर हाईवे खोल दिया। और इन सब के बीच अमेरिका से हथियारों का एक न खत्म होने वाला सैलाब मैक्सिको में बहता रहा। और तो और ऑपरेशन फास्ट एंड फ्यूरियस जैसी गलतियों की वजह से अमेरिकी एजेंसियां खुद ही कार्टेल के हाथों में हथियार थमा बैठीं। नतीजा चौंकाने वाला है। 2014 से 2018 के बीच मैक्सिको में क्राइम में इस्तेमाल हुई 70% बंदूकें अमेरिकी थीं। सोचिए, अमेरिका अनजाने में उसी आग को हवा दे रहा था जिसे वो बुझाने की कोशिश करने का दावा कर रहा था। तो चलिए वापस 2026 की उस सुबह पर लौटते हैं। एल मेंचो मारा जा चुका था, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई, बल्कि इसके बाद जो हुआ वो शायद पहले से भी कहीं ज्यादा भयानक था। जैसे ही एल मेंचो की मौत की खबर फैली, CJNG ने पूरे मेक्सिको में जैसे तबाही मचा दी। एक साथ 20 राज्यों में हमले हुए, गाड़ियां जलाई गईं, हाईवे ब्लॉक कर दिए गए, बड़े बड़े शहर रातों रात घोस्ट टाउन बन गए। एल मेंचो की मौत ने एक बहुत ही खतरनाक पावर वैक्यूम बना दिया। देखिए, उसकी पूरी उत्तराधिकार की लाइन तो पहले ही खत्म हो चुकी थी। बेटा अमेरिकी जेल में, पत्नी और भाई मेक्सिको की जेलों में। इसका मतलब सिर्फ एक ही था, कार्टेल की खाली गद्दी के लिए एक नई और शायद पहले से भी ज्यादा खूनी जंग। और इस पूरी जंग की सबसे बड़ी कीमत कौन चुकाता है? आम इंसान। देखिए, अकेले 2023 में अमेरिका में सिंथेटिक ओपियोइड से लगभग 73,000 मौतें हुईं, और इनमें से 70% का कारण सिर्फ और सिर्फ फेंटेनिल था। ये CJNG के सबसे कामयाब प्रोडक्ट का सबसे क्रूर सच है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, एक किंगपिन को रास्ते से हटाने से क्या ये जंग खत्म हो गई? या जब तक ड्रग्स की डिमांड है, जब तक सिस्टम में भ्रष्टाचार है और जब तक हथियारों की सप्लाई नहीं रुकती, तब तक ये जंग बस एक नए और शायद कहीं ज्यादा खतरनाक दौर में दाखिल हो चुकी है।